हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अक्षत एकाग्र एग्जाम स्टडीज करंट। इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले एक टॉपिक जो कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिफॉरेस्टेशन क्या है, उसके बाद उसके कंसिक्वेंसेस क्या है, उसके बाद क्या क्या एफर्ट्स हम लोग ले सकते हैं कंजर्व करने के लिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। उसके बाद नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व में कितने जोन्स हैं और कहाँ क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, वहाँ पे नेशनल पार्क में कितने टोटल नंबर में नेशनल पार्क है और वहाँ पे परमिशन लगता है वहाँ पे जाने पे। तो इन सारी मतलब हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे हर चीज़ को, एक एक पॉइंट को। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। ये है इस जो टॉपिक है, पार्ट 1 है इस टॉपिक का, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का। सेकेंड टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे दैट हाउ वी क्लासिफाई दी स्पीसीज, वल्नरेबल, व्हाट इज वल्नरेबल स्पीसीज, व्हाट इज एंडेमिक स्पीसीज, व्हाट इज क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हम लोग डिफॉरेस्टेशन से स्टार्ट करेंगे और अंत में बायोस्फीयर रिजर्व और उसके जोन्स को देखेंगे। और पार्ट 2 में हम लोग रेड डाटा बुक को भी देखेंगे जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर को भी हम लोग देखेंगे, माइग्रेशन, डिफॉरेस्टेशन, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के आपका ये टोटल जो ये टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो दोनों पार्ट को आप जरूर देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अक्षत एकाग्र एग्जाम स्टडीज करंट को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल में मिलते रहते हैं अलग अलग तरह के करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशंस। तो इन सारी चीज़ें आपको मिल रही है एक ही चैनल पर, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, फैक्ट्स भी हम लोग देते रहते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम लोग डिस्कस करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं डिफॉरेस्टेशन क्या है। तो एक्चुअली डिफॉरेस्टेशन होता क्या? डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट्स एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस। मतलब हम लोगों ने पेड़ों को काट दिया और कोई और पर्पस के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस लैंड को। जहाँ पे पेड़ थे जिस लैंड पे, उसको हम लोग अब कोई और पर्पस के लिए यूज़ करते हैं पेड़ों को काट के। तो ये हो गया डिफॉरेस्टेशन। अब कौन कौन से पर्पसेज हो सकते हैं? तो सबसे पहले आता है कल्टीवेशन, प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन करने के लिए हम लोग पेड़ों को काटते हैं। आपको आसपास में एग्जांपल मिल जाएगा कि पहले पेड़ों को काट देते हैं और उसके बाद वहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं। सेकंड पॉइंट आ जाता है बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। ये तो बहुत ही कॉमन है कि पेड़ों को काट दिया जाएगा लैंड से और उसके बाद वहाँ पे बिल्डिंग या कोई फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट किया गया। तो ये सब चीज़ों के लिए हम लोग करते हैं बेसिकली डिफॉरेस्टेशन। फिर मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। तो फर्नीचर बनाने के लिए भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं? वुड ही का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए डिफॉरेस्टेशन हम लोग करते हैं। उसके बाद जो विलेज है, अभी भी रूरल एरियाज है, वहाँ पे अभी भी वुड का यूज़ होता है एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग। तो अभी उसका ट्रीज़ को हम लोग वहाँ पे भी काटते हैं और वहाँ पे भी डिफॉरेस्टेशन हम लोग करते हैं। तो हम लोगों ने पेड़ों को तो काट दिया, उसके बाद उसके क्या कंसिक्वेंसेज हैं उनके, उसके बाद उसका क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है। तो सबसे पहले आता है पॉल्यूशन। तो अब पॉल्यूशन कैसे? जब पहले पेड़ था तब क्या हो रहा था? तब जो भी हार्मफुल गैसेस थे, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो सबको पेड़ क्या कर ले रहा था? एब्जॉर्ब कर ले रहा था। बट अगर अब है ही नहीं ट्री तो कौन एब्जॉर्ब करेगा? कोई एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो वो एटमॉस्फेयर के लिए और भी ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा, हमारे लिए और भी ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा, क्योंकि वो अब एयर में ही है। तो हम जब भी ब्रेथ करेंगे तो वो क्या, पॉल्यूशन, जो भी हार्मफुल गैसेस वो हम इनहेल कर लेंगे और उसके बाद हमें अलग अलग तरह के डिजीज़ भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट में आता है टेम्परेचर। तो अब टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। अब पेड़ रहता था तो और एक क्या काम होता था, वो CO2 को लेता था, इनटेक करता था और O2 को एक्सहेल करता था। पर अब पेड़ ही नहीं है तो CO2 को लेने वाला कोई नहीं। अब CO2 को लेने वाला ही कोई नहीं है तो CO2 का क्या होगा, अमाउंट बढ़ जाएगा एटमॉस्फेयर में। और CO2 का अमाउंट जैसे बढ़ेगा एटमॉस्फेयर में तो टेम्परेचर भी राइज करेगा और उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के बाद ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, उसके बाद फ्लड। तो ये बहुत ही बड़ा साइकिल हो जाता है। एक पेड़ आपने काटा और इतना सारा कंसिक्वेंसेस हो जाता है उसका। थर्ड में आ जाता है ग्राउंड वाटर लेवल। अब ग्राउंड वाटर लेवल कैसे डिप्लीट करता है ये देखिए। जब पेड़ था तब क्या होता था, मदद करता था वो वाटर को एब्जॉर्ब करने में, उसको रिचार्ज करने में। बट अब पेड़ नहीं है तो क्या हो रहा है कि जो भी वाटर है, पहली बात तो रेनफॉल ही नहीं हो रहा है। जो ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश वो तो हमेशा डिप्लीट करेगा। रिप्लेनिश करने के लिए रेनफॉल होगा तब ना होगा, तो रेनफॉल ही नहीं होगा। रेनफॉल क्यों नहीं होगा? क्योंकि पेड़ ही रिस्पॉन्सिबल होता है रेनफॉल के लिए। अब पेड़ ही नहीं है तो रेनफॉल नहीं होगा, रेनफॉल नहीं होगा तो ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लीट करेगा। तो ये सब एक साइकिल है। मतलब अपने पेड़ को काटो उसके बाद बहुत सारे कंसिक्वेंसेज हो जाती है। उसके बाद नेचुरल कैलेमिटीज़ भी, मैंने बोला है कि ग्लेशियर पिघलेगा, टेम्परेचर हाई होगा तो ग्लेशियर पिघलेगा, उसका फ्लड आएगा। अब फ्लड तो आ गया। पहले क्या करता था ट्रीज वो फ्लड को बैरियर एज अ बैरियर काम करता था ट्रीज। अब लेकिन ट्रीज ही नहीं है तो वो फ्लड और भी ज़्यादा होगा, ऑकर होगा और उसका ड्राउट भी होगा। हम पेड़ काटते रहेंगे तो क्या आएगा, सुखाड़ आ जाएगा, पानी ही नहीं पड़ेगा तो ड्राउट हो जाएगा। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल भी जाएगा। पहले पेड़ रहता था तो जो वाटर आता था वो डायरेक्ट नहीं आता था, पहले वो पेड़ को हिट करता था, उसके बाद वो डायरेक्ट सॉइल पे आता था। पर अब डायरेक्ट ही हिट करेगा तो क्या करेगा, सॉइल इरोड करेगा और सॉइल इरोड करेगा तो सॉइल इरोशन होगा, सॉइल इरोशन होगा तो इनफर्टाइल हो जाएगा सॉइल। तो
उसके बाद जो लास्ट वो डेजर्टिफिकेशन है। अब डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? डेजर्टिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन ड्राई लैंड्स इन विच बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी is lost due to natural processes or induced by human activities whereby fertile areas become increasingly arid. अब डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? मतलब डेजर्ट बन जाना। पहले ये हरा भरा लैंड था, बहुत सारे पेड़ थे, यहाँ पेड़, बट अब हम लोगों ने क्या किया? पेड़ों को काट दिया। और पेड़ों को जैसे हम लोगों ने काट दिया तो उसके बाद वहाँ रेनफॉल नहीं है, वहाँ का सॉइल फर्टाइल नहीं है, वहाँ पे कुछ हो नहीं सकता। और ऐसे ही वहाँ पे हम लोगों ने कुछ अनडिस्टर्ब छोड़ दिया तो क्या होगा? डेजर्टिफिकेशन, वो डेजर्ट में तब्दील हो जाएगा, वहाँ पे और ज़्यादा मिट्टी आ जाएगा और ऐसे ऐसे करके ये डेजर्ट, मतलब एक ग्रीनलैंड का डेजर्ट में डेजर्ट बन जाना, तो उसको हम लोग डेजर्टिफिकेशन एक्चुअली बोलते हैं। उसका बायोलॉजिकल जो प्रोडक्टिविटी होता है वो लॉस्ट हो जाता है। अब देखिए कंजर्वेशन। अब कंजर्व कैसे किया जाए? कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है? टू सेव और प्रोटेक्ट समथिंग फॉर फ्यूचर के लिए कोई चीज़ को बचा के रखना। तो सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल एफर्ट्स, मतलब हम लोग खुद से पेड़ लगा रहे हैं, वो एक इंडिविजुअल एफर्ट्स बाय सोसाइटी, एक पूरी सोसाइटी के द्वारा पेड़ लगाया जा रहा है, एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो ये दूसरा। और थर्ड क्या? एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अब गवर्नमेंट कौन कौन से मेथड्स यूज़ करती है? तो रूल्स, बहुत सारे मेथड, बहुत सारे पॉलिसीज़ लगाए जाते हैं इसके पीछे कंजर्व करने के लिए, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के लिए। बट अब क्या हम लोग देख रहे हैं? क्या क्या ये सब है? नेशनल पार्क क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इन तीनों चीज़ों का भी प्रयोग करती है गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। अब कैसे करती है? सबसे पहले हम लोग नेशनल पार्क देखेंगे। तो नेशनल पार्क क्या होता है? एक डेफिनेट बाउंड्री रहता है नेशनल पार्क का। उसमें क्या प्रोटेक्ट किया जाता है? उसमें हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स, हम लोग दोनों को एक ही जगह प्रोटेक्ट करते हैं। वहाँ का वाटर सबको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब ऐसा ये कोई प्लेस है, वहाँ पे हम लोग एक नेशनल पार्क बना दिया और इसका डेफिनेट बाउंड्री, मतलब ये पूरा बैरियर है आप, और ये बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहता है, आपको परमिशन लेके यहाँ पे जाना पड़ता है। आप ऐसा ही नहीं कि चलते चलते वहाँ चले गए। और यहाँ पे हंटिंग पोचिंग तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। और अराउंड जो नेशनल पार्क है ये 104 से 108 है इंडिया में टोटली। और आप इसको किसी भी तरह का यूज़ नहीं कर सकते। आप फ्रूट कलेक्ट करने के लिए, आप और भी कोई भी चीज़ के लिए आप इस नेशनल पार्क को यूज़ नहीं कर सकते। मतलब आपको अगर फ्रूट्स भी चाहिए तो आप यहाँ से नहीं ले सकते हैं। अगर आपको कुछ माइनिंग करना है तो यहाँ पे तो माइनिंग होने तो बिल्कुल बैन है, आप यहाँ पे कर ही नहीं सकते, ये इलीगल है। नेक्स्ट में आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड, यहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और ये यहाँ पे ना उतना डेफिनेट बाउंड्री नहीं रहता है इसका। मतलब पहले क्या था, नेशनल पार्क जो था यहाँ पे बैरियर फेंसिंग कर दिया गया, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एक जगह ऐसे ही आप बोल दिया कि ये जो जगह है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब ऐसे कुछ बैरियर या फेंसिंग नहीं किया गया। और यहाँ पे लेस रिस्ट्रिक्शन रहता है, जैसे कि आप यहाँ से, आपको अगर फूड चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, फ्रूट्स, मतलब यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे जो भी है, और उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। और यहाँ पे आप देख रहे थे सफारी वारी सब जा सकती है, जिम कॉर्बेट का है, और यहाँ पे आप टाइगर देख सकते हैं। मतलब और यहाँ पे यहाँ पे हंटिंग पोचिंग ये सब बिल्कुल बैन है, इलीगल है ये सब। आप यहाँ पे कुछ भी जाके जानवर को मार नहीं सकते ऐसे घुस के। मतलब रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं लेकिन बहुत कम रहते हैं कंपेयर टू नेशनल पार्क। और ये अराउंड 553 है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में। नेक्स्ट देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? अ लार्ज प्रोटेक्टेड एरियाज, द एरियाज फॉर conservation of biodiversity, that is plants, animals and microorganisms, maintain biodiversity and culture of that area eating. अब देखिए क्या, बायोस्फीयर एक बहुत ही बड़ा इलाका होता है, बहुत ही बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया रहता है। और इसमें भी कुछ ऐसा फेंसिंग नहीं किया जाता है, मतलब ऐसे बोल दिया गया हाँ ये बायोस्फीयर रिजर्व है। और इसके अंदर नेशनल पार्क भी हो सकता है, इसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकता है। और मतलब ये बहुत ही बड़ा एरिया रहता है। और अब क्या होता है, एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी प्लांट्स, मतलब यहाँ पे प्लांट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है, यहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, और यहाँ का कल्चर, जो जैसे कोई केव है पुराना एंशिएंट, या कोई भी बहुत ही ज़्यादा पुराना चीज़ है, उन सबको, ट्राइब्स को प्रोटेक्ट किया जाता है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स नहीं, वहाँ पे जितनी भी चीज़ें, मतलब उस बायोस्फीयर में जो भी चीज़ है उन सबको प्रोटेक्ट किया जाता है। और ये इंडिया में टोटल 18 है नंबर्स में। अब देखते हैं क्या क्या जोन है बायोस्फीयर में। तो सबसे पहला जो जोन आता है वो होता है ट्रांजिशन जोन। अब ट्रांजिशन जोन में क्या होता है, यहाँ पे नॉन डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होती है। मतलब आप यहाँ पे कुछ माइनिंग वाइनिंग नहीं कर सकते हैं, बट हाँ जैसा जो भी ज़रूरी है सस्टेन करने के लिए, लाइक वो सारी चीज़ आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ कल्टीवेशन आप कर सकते हैं, और यहाँ पे आप जो ट्राइब्स लोग का वो सेटलमेंट भी अलाउड रहता है। और जो बफर जोन है वो लिमिटेड, अब सेकंड क्या आता है, बफर जोन। तो बफर जोन में क्या होता है, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड रहती है। तो मतलब वहाँ पे आप उतना कुछ नहीं कर सकते हैं, ट्रांजिशन जोन से कम एक्टिविटीज़ और लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़। मतलब कुछ यहाँ पे बफर जोन में अलाउड होता है। यहाँ पे टूरिज्म लोग आ सकते हैं, और कुछ रिसर्चर्स आ सकते हैं। यहाँ पे आप एजुकेशन, एनवायरनमेंट एजुकेशन, ये सब हो सकता है बफर जोन में। अब कोर
कोर जोन बिल्कुल स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन रहता है, एकदम नहीं जा सकते यहाँ पे, बिल्कुल प्रोटेक्ट किया जाता है वाइल्ड लाइफ को, और कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ यहाँ अलाउड नहीं होता है। तो ये था इस वीडियो में। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, रेड डाटा बुक, माइग्रेशन, रिफॉरेस्टेशन, ये सब हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। और आई थिंक अगला पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। तब तक आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना है नेक्स्ट पार्ट का इंतजार, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए जरूर अपने दोस्तों को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।